ठीक है। ऑलरेडी मतलब हम लोग चैप्टर के एंड में है ही है, बट एक बार क्या करते हैं कि फिर एक बार हम लोग मतलब एक अपना फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ताकि हम लोग को दिमाग में याद रहे कि हाँ, हमने फेडरलिज्म में एक्चुअली में पढ़ा गया था। फेडरलिज्म की सबसे पहली शुरुआत हमने किस दो कंट्री से की थी, बताओ मुझे। बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम और श्रीलंका से की थी। तो बेल्जियम और श्रीलंका के इन दोनों की फेडरलिज्म के जब बारे में बात की थी, तब हमें पता चल गया था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। तब हमने जाके कुछ फीचर्स जाने थे फेडरलिज्म के। तो कुछ टोटल 7 फीचर्स थे, उनके बारे में हमने जाना था, जिसमें तुम्हारा वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है ना, तुम्हारा जुडिशरी का रोल, इन सब के बारे में हमने समाव समझ लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि फेडरेशन कैसे बन रहा है, जब स्टेट एक साथ आके मिल रहा है तब, और जब एक स्टेट अपने आप में तोड़कर वो बन रहा है तो भी, दोनों ही टर्म में हम लोग फेडरेशन का मतलब समझे थे। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं, कुछ नेपाल के बारे में भी समझने की कोशिश की कि नेपाल का एक एग्जाम्पल था बस, है ना, कि अगर मान लो कि नेपाल में अगर ऐसी ऐसी चीजें हो रही तो फिर क्या कहा जाएगा, वहाँ उनके बारे में क्या बोलोगे। फिर इंडिया को फिर ऐसा फेडरल कंट्री क्यों बोला गया, फिर जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बेसिस पे जब हमने ये बोला कि हाँ, जो तुम्हारा इंडिया है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसने पावर डिवाइड कर रखी है। और ये पावर कैसी है तुम्हारी, एक तरीके की वर्टिकल पावर है, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर तुम्हारे सेंटर के पास है। लेकिन सेंटर के पास ज्यादा है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर वो जो पावर बनाएगा वो उसकी ज्यादा मानी जाएगी। रेसिडुअरी भी पावर उसके पास ज्यादा है ना। फिर हमें ये पता चला गया कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर मैं स्टेट टू स्टेट वाइज की बात करता हूँ, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन स्टेट के पास भी पावर जाता है ना, जो तुम्हारे शेड्यूल 5 में तुम्हारे ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सारे स्टेट हो गए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। फिर हमें पता चला कि यार ये अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इंडिया को बताता हूँ, तो इंडिया में स्टेट होते हैं, और स्टेट के बाद हमारा आता है यूनियन टेरिटरी। तो बाद में पता चला कि हमारे इंडिया में जो 8 यूनियन टेरिटरी है, वो 8 यूनियन टेरिटरी में कौन लीड कर रहा है, तुम्हारा वहाँ कोई CM नहीं होता, वहाँ होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर। तो इसका मतलब है कि यूनियन टेरिटरी एक ऐसा एरिया है जहाँ तुम्हारी सेंटर रूल कर रही होती है। तो ये हमने पता कर लिया था, पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि अगर जैसे मान लो कि अगर कुछ हम ऐसा करते हैं, तो एक ऐसा लॉ लाने की कोशिश करते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की चीजें करेगा, वो सब चीजों की करेगा। जैसे मान लो कि कोई लॉ है, वो स्टेट लॉ में दे रखा था, अब हमने क्या किया, स्टेट लॉ से मतलब स्टेट लिस्ट से हटा के उसको यूनियन लिस्ट में डालना। तो ये क्या होगा, फेडरेशन में चेंज हो रहा है। और जब फेडरेशन में जब इस तरीके से चेंज लाने की कोशिश करोगे, तब तुमको मतलब क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से अपना बिल को पास कराना पड़ेगा। और जब स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है, तब हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी। कितना होता है, 2/3 मेजोरिटी। और उसके साथ साथ जितने भी तुम्हारे स्टेट है, टोटल स्टेट, उसके हाफ स्टेट तो मानने ही चाहिए। जैसे मान लो कि अगर 28 स्टेट है, तो कम से कम 14 स्टेट की वहां की लेजिस्लेचर से वो पास होना चाहिए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया था, हम्म। आ गया था ना। और फिर उसके बाद फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर मान भी लो कि अगर चलो तुम्हारा सेंटर में भी सरकार एक ही है और तुम्हारी स्टेट में भी सरकार एक ही है, तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि उनका तो पास हो ही जाना है। लेकिन फिर उसका सबसे बड़ा रोल देखा गया जुडिशरी का। अगर जुडिशरी को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, तो फिर उसको नल एंड वॉइड कर देता था आर्टिकल 13 की थ्रू। ये सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर इसके बाद जब हम ये सब पढ़ चुके थे, फिर हमने देखा था कि 1947 में हमारा देश कैसा था, और फिर हमने कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करके 19 आज के टाइम में हमने कैसे बना डाला है, स्टेट वाइज बना डाला। तो हमको पता चला कि यार हमने जो स्टेट वाइज जो बनाया है, वो एक तरीके से एक लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे किया है। हमने जो भी स्टेट डिवाइड करने की कोशिश की, स्टेट के बेसिस पे किया है, उनके एथनिक, उनके कल्चर, उनके ज्योग्राफी के हिसाब से किया है। तो हमने नागालैंड को जैसे डिवाइड किया तुम्हारा आसाम से, तुम्हारा उत्तराखंड किया उत्तर प्रदेश से, झारखंड तुम्हारा किया बिहार से। ठीक वैसे अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो तेलंगाना के से आंध्र प्रदेश से। तो ये सारी चीजें फिर हमें पता चला कि लैंग्वेज पॉलिसीज पे, है ना, लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर फिर हमारा मतलब क्या कहते हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। वो सारी चीजें जो तुम्हारे शेड्यूल 8 में, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक में, पार्ट 17 में, ये सब याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बताओ मुझे। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये बोला था कि कुछ मतलब पावर होंगी, मतलब कुछ जो जगह होंगे वो सेंटर रूल करेगा, कुछ जगह होंगी जहाँ तुम्हारा स्टेट रूल करेगा। सेंटर रूल करेगा, स्टेट रूल करेगा। तो कोई किसी के उसमें वो नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि सेंटर सेंटर में भी वही पार्टी, स्टेट में भी पार्टी, तो फेडरलिज्म उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर तुम्हारी कोalition हो रखा है, मतलब कैसे, गठबंधन की सरकार है, तो फिर उनको स्टेट की बातें माननी पड़ेंगी, तो स्टेट के पास ज्यादा पावर आएगी। तो अगर स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है, तो एक तरीके से क्या होता है कि फेडरलिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। तो ये हमने कुछ उससे रिलेटेड हमने डायग्राम पढ़ ली थी, ये सारी चीजें। फिर हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि हाँ चलो मान लो कि अगर हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, अगर उन सारी लैंग्वेज को भी कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा 1300 लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन फिर 1300 की 1300 तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना नहीं सकते। तो फिर हमने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, है ना।
22 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, जिसमें हमने मतलब क्या कहते हैं कि जिनको आठ एट्थ शेड्यूल में डाला, एट्थ शेड्यूल में डाला, पार्ट 17 में डाला। और हमारे मतलब क्या कहते हैं इसके साथ साथ अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 353 तक, ठीक है, 351 तक, ये था। तो हमने कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ी थी। अगर जैसे मान लो कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कराने के लिए तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे इस एरिया में तुम्हारे कौन सी, मतलब पहले तो मुझे बताओ ये स्टेट कौन सा है, और फिर मुझे बताओ इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। बताओ मुझे। कर्नाटका, हाँ कर्नाटका, केरला और तेलंगाना और नहीं, ये तमिलनाडु। जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें तो ये तुम्हारा कौन सा स्टेट है? अच्छा, ये हम्म, कर्नाटका है। ये कर्नाटका है। और ये अगर कर्नाटका ये है, तो फिर इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी क्या है? कन्नड़ा। कन्नड़ा है, वेरी गुड। और जो मैंने ये ग्रीन कलर से कन्नड़। जो मैंने कर रखा है ये कौन सा है? ये कर्नाटका, ये कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। ये तेलंगाना है। ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना इसके ऊपर वाला है। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ही लैंग्वेज चलती है, मतलब दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज सेम है। तो मुझे बताओ वो कौन सी लैंग्वेज है? तेलुगु। हाँ, तेलुगु, तेलुगु। वेरी गुड, फंटास्टिक अमन। अब मुझे बताओ ये जो मैंने नीचे बनाई ये कौन सी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिल में कौन सी लैंग्वेज चलती है? तमिल। तमिल। तमिल चलती है, वेरी गुड। और जो अगर मान लो कि मैंने लास्ट में जो बनाई ये कौन सा स्टेट है? केरला। केरला है। और केरला में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? मलयालम। हाँ, मलयालम। मलयालम, वेरी गुड, फंटास्टिक। अब जैसे अगर मान लो कि मैं सिक्किम बना देता हूँ, तो सिक्किम में आज तुम लोगों ने पूछा था, मुझे बताओ सिक्किम में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? भैया, ऐसे तो कश्मीरी। नेपाली है भैया। ऐसे तो चार है, लेकिन अगर हमें दो भी याद हो जाएंगी तो सिक्किम। भी सही है। दो में कौन सी? एक तो नेपाली पहली होगी तुम्हारी कौन सी, नेपाली, दूसरी आसमीस। असमीज करके थी, और तीसरी थी तुम्हारी इंग्लिश भी थी। यहाँ इंग्लिश भी चलती है ना? ये चीज है। ठीक ऐसे अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि त्रिपुरा में एक तुम्हारी और भी एक मतलब क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि तुम्हारे वेस्ट बंगाल से रिलेट कर रही है, तो त्रिपुरा में तुम्हारी बंगाली लैंग्वेज भी बोली जाती है। ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को याद रखना है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि डोगरा कहाँ है, कहाँ की लैंग्वेज है? या वो उधर की लैंग्वेज है, नाम कश्मीर कश्मीर। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं कि उर्दू कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? भैया उर्दू कहीं की नहीं है भैया। नहीं, जम्मू कश्मीर की है। उर्दू भी जम्मू कश्मीर की है। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि संस्कृत कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये भैया नहीं है भैया। कहीं ट्राइब है कहीं की कुछ। नहीं है, पता है नहीं है कहाँ की है, है। है। अरे भैया कहाँ? है लेकिन पता नहीं है कहाँ की है। नहीं नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज वो है, दोबारा उत्तराखंड से की है। बोल। उत्तराखंड की है ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने बोला था कि तुम्हारे उनकी पॉपुलेशन कंटेंट से नहीं है। जो मैं इस तरह से लैंग्वेज के हिसाब से जो मैंने ग्राफ बताने की कोशिश की है, मैं बस तुमको ये बता रहा था कि हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं। ये सारी इन चीजों को लेकर मैंने बताया था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ राजस्थान में भी हो। एक लैंग्वेज एक से ज्यादा स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे मान लो कि बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। और तुम्हारी त्रिपुरा की कौन सी है? त्रिपुरा की भी बंगाली है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि एक से ज्यादा स्टेट में भी वो हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही यही है। तो ये जो तुम्हारा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में तुम्हारे संस्कृत तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसके साथ साथ तुम्हारी हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना? और ये जैसे मान लो कि मैंने 0.24 ये जो मैंने तुमको पॉपुलेशन दिखाई नेपाली की दिखाई है, ना कि मैंने तुमको ये बताया कि इस जगह मतलब क्या कहते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जा रही है। तो ये एक डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पीपल जो जहाँ रहते हैं। तो मतलब ये इंसानों की आबादी बताओ कि हिंदी वाले भाषा वाले कहाँ ज्यादा रहने वाले हैं। तुम्हारे गुजराती कहाँ बोलते हैं, मलयालम कहाँ बोलते हैं, ये वो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तुम्हारी मैं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बता रहा था। ये जो तुम्हारे 0.24 है, ये पॉपुलेशन बताई जा रही है कि ये पॉपुलेशन है। कि मतलब 0.3% या 2.74% वो लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं और वो रहते यहाँ है ना? ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया मुझे बताओ? हाँ हाँ भैया। आ गया ना? तो ये देखो, जब तुमने मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर मैं ये बॉर्डर्स को नहीं बनाता हूँ, है ना, बॉर्डर्स को भूल जाओ, दिमाग से हटा दो। तो अब लैंग्वेज के हिसाब से ही तुम्हारे स्टेट को बांट दिया गया था, है ना? लैंग्वेज के हिसाब से ही बांटा गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे ये लोग गुजराती बोलते थे, ये तुम्हारे महाराष्ट्र बोलते थे। तो बाद में क्या हो गया, ये लगा कि यार मतलब ये तुम्हारा पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, महाराष्ट्र तुम्हारा गुजरात तक हुआ करता था। अगर मैं तुमको महाराष्ट्र की बात करता हूँ ना,
तो पहले महाराष्ट्र का जो एरिया हुआ करता था वो तुम्हारा गुजरात तक जाता था। कहाँ तक जाता था? तुम्हारा एक गुजरात भी होता था महाराष्ट्र का एरिया। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने लैंग्वेज के बेसिस पे पता किया कि यार गुजराती अपर साइड में ज्यादा बोलते हैं और तुम्हारे मराठी नीचे साइड ज्यादा बोलते हैं, दोनों का कल्चर अलग है, साथ में इन लोग की बन नहीं रही है, तो क्या करते, लॉ करते, स्टेट को बांट देते। तो इसी तरीके से हमने स्टेट को बांटा। तो पहले हमने क्या किया कि पहले हमने लैंग्वेज को देखा कि कौन लैंग्वेज सबसे ज्यादा कहाँ बोली जा रही है, और फिर हमें ये देखा गया कि कैसे हम लैंग्वेज के सेंस में हम स्टेट को भी डिवाइड कर देंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब हमारी कोई भी मतलब क्या कहते हैं लड़ाई दंगा ये सब नहीं होगा। तो यही था तुम्हारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, है ना? क्या था तुम्हारा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मतलब ये जो कैसे मतलब क्या कहते हैं ये कमीशन आई जिसने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। जो पहले मतलब क्या कहते हैं पहले अलग टाइप से स्टेट था, है ना? अगर जैसे तुम आज आजादी के पहले देखने की कोशिश करोगे तो देश अलग टाइप से था, लेकिन आज के टाइम में देश अलग है। तो जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया 1956 में, तो वो लैंग्वेज के सेंस में करने की कोशिश की गई कि कैसे करने की कोशिश करने की गई। तो वो सब हम अभी इनके बारे में पढ़ेंगे ताकि तुमको और अच्छे से पता चल जाए, है ना? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कोशिश यही थी कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि अपने देश को फ्रीडम दिलाई है, ये सब दिलाई है। तो अब हम लैंग्वेज के बेसिस पे बेसिकली ना करके मतलब कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में चल के तो हमारा मतलब क्या कहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ ही हुआ, है ना? ये चीज है। तो पहले आओ उसको पढ़ो, पढ़ो इसे, अंश पढ़ो। The report of the State Reorganization Commission was implemented exactly 50 years ago on November 1, 1956. This, in its own time and own way, has also transformed the political and institutional life of the nation. समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तुम्हारा 1956 को, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बताया कि हमको स्टेट को कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, उसको करते करते हम लोग को कितने साल लगे थे? कम से कम 50 साल लगे थे, है ना? क्या लगे? 50 साल लगे। तो इन 50 सालों में तुमको काफी सारे मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल चेंजेस और तुमको इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तुमको देखने को मिले थे। इसमें तुम्हारे गांधी जी थे, अदर लीडर थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से प्रॉमिस किया था कि जब फ्रीडम आएगी, जब हमको आजादी मिलेगी, तो हम अपना एक नया देश बनाएंगे, और उस नए नए देश में अपने अलग अलग प्रोविंस होंगे, और वो जो प्रोविंस होंगे वो तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिस पे चलेंगे। लेकिन जब तुम्हारा 1947 पे अगर जब तुम्हारा आजाद हुआ, तब आजाद होने के बाद तुम्हारा लैंग्वेज के सेंस में पहले नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फिर पाकिस्तान में अलग हुआ, और जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो फिर डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता कि यहाँ से जो गाड़ियां जा रही थी उनमें पाकिस्तान मरे आते थे, और जो उधर से गाड़ी आती थी उसमें हिंदुस्तानी मरे हुए आते थे। तो ये काफी सारे क्लैशेस हमको देखने को मिले थे। तो याद रख लेना 1956 में तुम्हारा स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी। उसको करते करते 50 साल लगे थे। और गांधी जैसे जो प्रोमिनेंट लीडर थे उन्होंने बोला था कि ये जो हम लोग मतलब जब हम आजाद होंगे तब हम लैंग्वेज के सेंस में स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग आजाद हुए थे तब हम कर नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उस समय मतलब क्या कहते हैं काफी लड़ाई दंगे ये सब हो रखे थे, और वो लैंग्वेज और रिलीजन के ही दम पे हो रखे थे। तो तुम सोचो अगर हम उस समय अगर लैंग्वेज के सेंस में अगर हम लोग डिवाइड कर देते और ये बोल देते कि चलो ठीक है तुम्हारा महाराष्ट्र अलग हो जाएगा और तुम्हारा गुजरात अलग हो जाएगा, तो मुझे बताओ एक तो तुम्हारा रिलीजन के चक्कर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश पे तो लड़ाई हो ही रही है। अब मुझे बताओ अगर उस समय अगर हम लोग इस तरह से लैंग्वेज के सेंस पे कल्चर के सेंस पे अगर अलग अलग करने की कोशिश करते तो क्या होता? हमारा देश जो यूनिटी में है वो और डिसयूनिटी हो जाता। तो उस समय करना सही नहीं था, है ना? उस समय करना सही नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा और कमेटी बनाई गई और वो सारी चीजें हो गई, फिर और पढ़ा गया, फिर उसके हिसाब से धीरे 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 कर करके हमारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया ना कि आजादी के टाइम हम लोगों ने लैंग्वेज को क्यों नहीं बल्कि डिवाइड करके मतलब स्टेट को लैंग्वेज के सेंस में क्यों नहीं किया? बताओ मुझे। ये एक बार फिर से समझा दीजिए। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि भारत आजाद हुआ, जब भारत अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों से, तो जो नेशनल लीडर थे जैसे मान लो कि गांधी जी हैं, ठीक है? तो गांधी जी वगैरह ने ये बोला था कि जब हमारा भारत आजाद हो जाएगा तो हम अपने भारत को मतलब क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो जिस जगह की भाषा बोलता है उसको हम उसका स्टेट का दर्जा दे देंगे। ठीक है? तो जब हमारा भारत आजाद हो गया 1947 में, तब हमने पाकिस्तान भी अलग हुआ उस दिन, है ना? पाकिस्तान भी अलग हुआ।
14 अगस्त को, जब 14 अगस्त को जब तुम्हारा पाकिस्तान अलग हुआ तब लड़ाई बहुत हुई थी बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्या था कि ये बोला गया कि जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं वो इंडिया आ सकते हैं, मतलब ये पाकिस्तान बॉर्डर से जो इंडिया आना चाह सकते हैं इंडिया आ सकते हैं, और जो तुम्हारे इंडिया से पाकिस्तान जाना चाह सकते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तुम्हारा बांग्लादेश तो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक वैसे यहाँ भी था कि जो तुम्हारे बंगाल से तुम्हारे बांग्लादेश जाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहते हैं, मतलब उस समय के पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये था कि पाकिस्तान वाले जब पाकिस्तान में जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लोग बैठ के हिंदुस्तान आ रहे थे, तो पाकिस्तान वालों ने वहां कत्लेआम मचा दिया। हमारे यहाँ जो ट्रेनें आती थी उनमें मौत आती थी, मतलब सारे लोग मरे हुए आते थे। तो फिर ये सारी चीजें लड़ाई होने लगी, फिर हम लोग भी मतलब मार के फेंकने लगे उधर साइड। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह से लड़ाई दंगा हो गया था। तो मुझे बताओ कि उस समय रिलीजन के सेंस में, कास्ट के सेंस में जब इतनी लड़ाई हो रखी है देश में, तो क्या वो सही समय था कि हम अपने स्टेट को भी लैंग्वेज के बेसिस पे तब हम तुरंत उसको डिवाइड कर दें? बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं था ना। तो ये 1947 से लेकर हम लोग 1956 तक तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सिटीजनशिप को लेकर हम लोग समझते ही रहे कि सिटीजनशिप कैसे देनी है, ये सारी चीजें कैसे करनी वैसे करनी है। और फिर 1956 में हमने ये देखा कि यार स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है लैंग्वेज के सेंस में, लेकिन कैसे करना है कि ताकि हमारी यूनिटी बनी रहे, उसकी रिपोर्ट लाई गई। लेकिन उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते करते ही 50 साल हो गए, क्यों? क्योंकि तभी भी इंडिया उस हिसाब से थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो अब ये दूसरा वाला पैरा पढ़ो, दूसरा वाला। Far from and पार्टीशन, ऊपर वाला पढ़ो undermine. बोलो। Partition पार्टीशन। was the consequence of a primordial attachment to one faith. How many more partition would that other primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel अब and हाँ वही Rajaji. चीज 1947 में जब तुम्हारा पाकिस्तान अलग हुआ तो इसी वजह से हुआ क्योंकि वो अपने रिलीजन को मान रहा था, इन सबको मान रहा था। तो फिर नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा जी, तुम्हारे ये जो तुम्हारे प्रोमिनेंट सी राजा जी गोपालचारी जो थे, इन लोगों ने सोचा कि अगर इतना इतना बड़ा देश लैंग्वेज के सेंस में, बेसिस के सेंस में डिवाइड हो गया, कत्लेआम हो रहा है, तो फिर और हमारे भारत में इतने सारे लोग रखे हैं, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज के सेंस में, अपने रिलीजन के सेंस में इतना ज्यादा लॉयल हो जाएंगे, फिर तो क्या ही हमारा देश बन पाएगा, है ना? क्या बन पाएगा हमारा, क्या ही देश बन पाएगा। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। आओ आगे बढ़ो। Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. It has proved that be perfectly cons- consistent to be कर्नाटिका, live कर्नाटिका, Karnataka and Indian Bengali and Indian Tamil Bengali. and Gujarati and Indian to be sure that the state based on the language committee sometime quarrel with one another। तो ये बोला गया कि देखो जैसे मान लो कि उसको 50 साल लग गए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लैंग्वेज के सेंस में डिवाइड करते करते, लेकिन हमको मालूम है कि आज इंडिया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टेट जो हमारा रीऑर्गेनाइज हो रखा है लैंग्वेज के सेंस में हो रखा है, लेकिन इंडिया फिर भी तुम्हारा यूनाइट है ना? इंडिया कैसा है, फिर भी तुम्हारा यूनाइट हो रखा है। तो उसने प्रूव करके दिखाया कि इंडिया में बंगाली भी हैं, भारतीय भी हैं, तमिल भी हैं, तमिल भी भारतीय हैं, गुजराती हैं, गुजराती भी भारतीय हैं, और जो तुम्हारे कन्नडा वाले हैं, कन्नडा भी भारतीय हैं। तो लैंग्वेज के सेंस में भले चाहे चाहे अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हैं सारे ही भारतीय। तो हो सकता है कि कभी कभार लैंग्वेज के सेंस में आपस में एक दूसरे को थोड़ा गर्माहट दिख जाए, लेकिन एक्चुअली में तो हम सब भारतीय ही हैं। तो हमने क्या देखा कि इंडियन इंडियन यूनिटी लैंग्वेज के सेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, जो हम उस चीज को लेकर इतना डर रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भी आ गया। आ गया ना? तो अब देखो जो नीचे वाला लिख रखा है, क्या लिख रखा है, वाइल दिस डिस्प्यूट नॉट प्रेटी दे कुड इन फैक्ट, अबे ये क्या हो रहा है, ठीक है, दे कुड इन फैक्ट वीन फार वर्स, है ना? तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मान लो कि ये जो डिस्प्यूट थे ये इतने भी ज्यादा मतलब खूबसूरत नहीं है, फिर मतलब मान लो कि इतने भी ज्यादा कोई तवज्जो देने वाली बात नहीं है इनमें, है ना? इससे भी आगे चल के कुछ और भी खराबी चीजें आ सकती हैं, तो हमको उन चीजों को लेकर अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। ये चीजें थी। अब नीचे पढ़ो, पढ़ो अंश, तुम ही पढ़ो। It is the formation of linguistic state that has allowed
India to escape what might have been a worse fate. Still, it, if the sentiment of the native speaker of Telugu, Marathi, or all had been disregarded, what we might have here was one वन language, लैंग्वेज 14 और 14 or 15 15 नेशन। क्या nations. बोल रहा है कि अगर मान लो कि लिंग्विस्टिक स्टेट अगर जैसे इंडिया में अलाउड नहीं किया जाता तो फिर हमारे देश में और भी खराबी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि तेलुगु बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, जो तुम्हारे गुजराती बोलने वाले, जो हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, उनके सेंटिमेंट्स उनके सेंटिमेंट्स के साथ हम लोग खेल रहे होते। तो अगर मान लो कि अगर हम लोग उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल लेते तो और विद्रोह होता। और अगर और विद्रोह हो जाता तो जो हम लोग एक लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें कि पूरे इंडिया में केवल हिंदी ही बोली जाए, हिंदी को ही वो की जाए, तो फिर इस तरह से नहीं होता। इंडिया डिसयूनिटी में हो जाता, इंडिया बिखर जाता। और फिर हमारे इंडिया में ही मतलब क्या कहते हैं 14-15 नेशन हमको देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना मुझे बताओ, इतना आया? तुम लोग नींद से जागो यार, पहले नींद में सो रहे हो तुम सबके भैया सब। हम जगह हैं, हाँ हम अमन। जगह हैं, भैया जगह हाँ है ना, हम नींद भी से जागो हम भी पहले। जगह हो गया, हम भी जगह है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो कौन सा है तुम्हारा? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कौन सा तुम्हारा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो अच्छा मुझे बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया। बताओ, कोई भी बोले। अरे भैया भैया क्या नाम है, जब हाँ। कोई भी जब स्टेट में क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलता है ना कि उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं, जैसे कोई भी लॉ के से, ऊपर। जैसे मैं बोल देता हूँ कि कोई सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पावर किधर की ओर जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल की तरफ जा रही है। और अगर मैंने उसके पहले डी लगा दिया तो उसका मतलब क्या है? सेंट्रल की तरफ नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। तो अब वो सेंट्रल की तरफ नहीं जाएगी तो फिर किधर साइड जाएगी? वो स्टेट की तरफ जाएगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि वो पावर या फिर मतलब वो एक एरिया जहां तुम्हारा ना तो सेंटर का रोल है, ना तो तुम्हारा एक तरीके से स्टेट का उतना खासा रोल है ना? लेकिन स्टेट का रोल होता है, लेकिन सेंटर का उतना ज्यादा रोल नहीं होता। और उस कैटेगरी में हम दो चीजों को रखते हैं, एक रखते हैं हम पंचायत, और एक दूसरे को क्या रखते हैं हम लोग? म्युनिसिपालिटीज। तो म्युनिसिपालिटीज एक वो जगह होती है जहां तुम्हारे थोड़े से लोग ज्यादा होते हैं, और पंचायत में थोड़े से लोग कम होते हैं। बस इसमें पॉपुलेशन का फर्क होता है, और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं होता। पॉपुलेशन के सेंस में जब तुम क्लास 11th में आओगे तब तुम्हें मैं और अच्छे से बता दूंगा। समझ में आ गया ना? तो जैसे मान लो कि हम लोग इंडिया में जब फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते थे, जब हमारा इंडिया भारत आजाद हुआ, तब जब हमारा भारत आजाद हुआ तब हमारे इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें केवल 2 टियर गवर्नमेंट्स थी। कितनी थी तुम्हारी बताओ? कितनी थी तुम्हारी? 2 टियर गवर्नमेंट थी। टू और टीयर। तुम्हारी टू टीयर एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सी थी तुम्हारी? सेंट्रल भैया थी एक स्टेट सेंट्रल थी। लोकल। सेंट्रल, और एक स्टेट थी, लोकल नहीं, स्टेट थी। लेकिन बाद तो में फिर हमने लोकल क्या किया? गवर्नमेंट भैया क्या अलग होता है? विथ 1976 में स्टेट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। क्या क्या? 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट करके हमने हमारा जो 73 अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट किया, है ना? मतलब 73 बार और 74th बार जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, तब साल था तुम्हारा 1976। और हमने 73 74 में यही अमेंडमेंट किया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा भारत जब आजाद हुआ था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो गवर्नमेंट दिया था, तो अब दो गवर्नमेंट नहीं होंगी, अब तुम्हारी होंगी तीन गवर्नमेंट। क्या होंगी? तुम्हारी 3 टायर्स गवर्नमेंट होगी। तो एक गवर्नमेंट होगी जो कि तुम्हारी कहाँ होगी? तुम्हारी एक सेंटर में होगी। एक गवर्नमेंट कहाँ होगी तुम्हारी? जो होगी स्टेट में एक होगी। और एक गवर्नमेंट कहाँ होगी तुम्हारी? लोकल लोकल पंचायत में में होगी, है होगी। ना? तो लोकल में होगी। तो देखो, जो लोकल में होगी वो तुम्हारे किसी न किसी स्टेट का पार्ट होगी, नो डाउट, है ना? लेकिन जो तुम्हारा स्टेट है वो तुम्हारा सेंटर का पार्ट होगा। लेकिन एक तरीके से इन लोग को लिबरलाइजेशन दिया गया, मतलब एक तरीके से आजादी दी गई है। कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, कुछ पावर स्टेट को दी गई होगी, और कुछ पावर सेंटर को दी गई होगी। तो इस हिसाब से हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को हमने वो करने की कोशिश की है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ बेसिकली भैया आ हमने गया। थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, अभी ज्यादा बोला नहीं है, ठीक है? तो आओ इसको पढ़ो। अंश। भैया हम ही पढ़े। We हाँ, तुम्हें noted पढ़ना है। about the federal government have two or more tier of government. We have so far discussed the two tier of government इन in आवर our कंट्री, country. है ना? यही चीज तो मैंने बोला कि हमने फेडरल गवर्नमेंट्स को लेकर हमने काफी बार देखा है कि 2 टायर ही गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट होती है, एक सेंट्रल होती है।
इवन जब अगर अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ भी वैसे ही थी। लेकिन अब हमको बाद में पता चला कि यार इंडिया बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है। वास्ट कंट्री के हिसाब से यहाँ दो टायर ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है ना? तो अगर जैसे मान लो कि है ना, तो फिर क्या होगा? तुमको इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। छोटे छोटे जगह को थोड़ी इंडिपेंडेंसी और देनी पड़ेगी, स्टेट में भी थोड़ी इंडिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। तो फिर हमने मतलब क्या किया, फिर हमने और थोड़ा आजाद किया, मतलब थोड़ा सा उसमें हमने क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को भी लेकर आए। अगर मैं इंडिया को देखूं, इंडिया तुम्हारे यूरोप से भी ज्यादा बड़ा हो रखा है इस समय, मतलब पॉपुलेशन के सेंस में, ताकि उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। इंडिया में जो पॉपुलेशन है, अगर मैं उसमें अगर तुमको उत्तर प्रदेश की बात कर देता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं किसी इंडिपेंडेंट यूरोप की पूरे देश की नहीं होगी। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको यूरोप का अगर कोई देश दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि यूरोप का कोई देश है, तो यूरोप के किसी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, किसी भी देश में, पूरे देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे मतलब क्या कहते हैं सिंगल एक मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन है। तो एक तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, ऊपर से सर पॉपुलेशन मतलब भी। हाँ बोलो। यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उतनी यूरोप में है क्या? कहाँ है? मतलब यूपी में। यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब यूपी में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर जैसे मान लो कि, जैसे मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से जब मैं बोलता हूँ स्टेट बड़ा है या फिर जब मैं सेंटर बोलता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या बड़ा होगा मुझे बताओ? सेंट्रल। सेंटर बड़ा होगा। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा है बेल्जियम, तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन होगी, वो तुम्हारे जो उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में, तो तुम सोचोगे यार बेल्जियम तो एक बड़ी कंट्री है, उत्तर प्रदेश तो केवल एक स्टेट है, तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी? तुम सोचोगे बेल्जियम की ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, तो तुम्हारे यूरोप में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है कि जिसकी पॉपुलेशन तुम्हारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ऐसी कंट्री जो एकदम साइज में बहुत बड़ी है ना, साइज में भी बहुत बड़ी है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि मतलब वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तब उस केस में तुम्हारा ये टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट चलाना एकदम सही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? हाँ तो भैया। इसी वजह से फिर हमने क्या किया, स्टेट को थोड़ा सा और इंटरनली डाइवर्स करने की कोशिश की, स्टेट को अंदर और बांटने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे, उतना उतना ज्यादा हमारी फेडरल पावर शेयर होंगी, और जितनी ज्यादा हमारी फेडरल पावर शेयर होंगी, उतना ही ज्यादा हमको डेवलपमेंट करने को मिलेगा। तो फिर हमें पता चला कि यार हम तीन तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पावर होंगी सेंटर के पास होंगी, कुछ पावर तुम्हारे स्टेट के पास होंगी, और कुछ पावर तुम्हारे लोकल गवर्नमेंट के पास होंगी। समझ में आ गया? पढ़ो अंश। But a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent country of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of the states are internally very diverse. These there are there is thus a need for power sharing within विद these इन स्टेट। states. तो बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की अभी तक? हाँ भैया। है ना? तो वही चीज मैंने बताया कि जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगी है, अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एरिया भी ज्यादा है, तो कर तो पाओगे नहीं, तो फिर क्या होगा? पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, और इस बार स्टेट के अंदर भी करनी, स्टेट के अंदर ही करनी पड़ेगी। तो फिर जब हमने पावर शेयरिंग की, तो हमने एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया, और ये जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हमने बोल दिया डिसेंट्रलाइजेशन। ये मतलब इस बार हम लोग सेंटर की तरफ पावर नहीं भेज रहे हैं, अब हम पावर भेज रहे हैं नीचे की तरफ भेज रहे हैं, तो हमने इसको बोल दिया डिसेंट्रलाइजेशन बोल दिया। और ये जो तुम्हारी डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। ठीक है? तो चलो इसको पढ़ो। Federal power sharing in India need another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called local government. समझ में आ गया? मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट हाँ हो। भैया। आ गया ना? नहीं भैया। तो वो चीज है। तो देखो, है नहीं ना? मुझे एक बार समझा दीजिए। आप बताओ अंश, इसको समझाओ। अरे मतलब फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर। जो पावर शेयरिंग में इंडिया को तीसरे टेयर की जरूरत पड़ी, जो मतलब पॉपुलेशन की वजह से उसको संभाला नहीं जाता, स्टेट में भी एक गवर्नमेंट हाँ, वो करनी पड़ी, जिसको भैया डिसेंट्रलाइजेशन पावर वही तो होती है ना, देखो जैसे पावर को मैं और फिर से बांट बता देता देना। हूँ। ठीक है, पावर को बांट देना, वेरी गुड, है ना? जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने स्टेट बोला में कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में चार लोग रहते हैं, एक तुम्हारे फादर रहते हैं, पापा रहते हैं,
और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मदर रहती हैं, और तुम्हारे क्या कहते हैं तुम रहते हो, और तुम्हारा एक छोटा भाई रहता है, चार लोग रहते हैं। या फिर मतलब क्या कहते हैं एक ब्रदर रहता है और एक तुम्हारी एक सिस्टर रहती है, ये रहती है। तो घर में सबसे जैसे मान लो कि कोई भी लॉ लेकर, जैसे मान लो कि जैसे बोल दिया कि खाना पीना को लेकर कोई भी अगर रूल लॉ लेकर आएगा, तो कौन लेकर आता है तुम्हारे घर में? मम्मी लेकर आती है ना। और तुम्हारे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि बाहर जाना है, फीस भरना है, या फिर मान लो कि कोई बड़ा काम करना है कोई, तो उससे रिलेटेड कौन रूल और लॉ लेकर आता है बताओ मुझे अपने घर में? फादर लेकर आते हैं कि नहीं आते, है ना, फादर लेकर आते हैं। अब मुझे बताओ कि जब फादर अपना काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वाला काम कर रहे हैं, मदर अपना घर को संभालने वाला बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उस चीज से रूल और रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, और फिर हमको मतलब क्या कहते हैं उसके अंडर काम करने को दिया जा रहा है। तो अभी तो मान लो कि चार पॉपुलेशन है, मतलब क्या कहते हैं चार लोग हैं, तो चार लोग के हिसाब से फादर अपना काम संभाल ले रहे हैं, मदर अपना काम संभाल ले रही है। मतलब कैसे कि जैसे मान लो कि फीस वगैरह हो गया, कोचिंग वगैरह पापा को ढूंढनी थी, तो पापा ये सब ढूंढ लिए, वो सब ढूंढ लिए, ये सारी चीजें काम कर लिया। मदर भी मतलब क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज को जुटा ले गई, ये सब कर ले गई। लेकिन मैंने बोल दिया कि अब तुम्हारे घर में पॉपुलेशन और बढ़ गई। अब क्या हो गया? तुम्हारे मतलब हो गए तीन भाई हो गए। क्या हो गए तुम्हारे? तुम्हारे तीन भाई हो गए और तुम्हारी तीन सिस्टर हो गई। तो मुझे बताओ, क्या ये फादर पे बर्डन नहीं आ जाएगा तुम लोग को संभालने के लिए? बताओ मुझे। हाँ भैया। क्या तुम्हारी मदर के ऊपर बर्डन नहीं आ जाएगा कि तुम छह भाई बहनों को संभालने के लिए? आ जाएगा ना। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यार कुछ पावर तुम लोग को दे दी जाएगी। पावर कैसे दे दी जाएगी? कि सुनो, एक काम करो, तुम लोग फीस वगैरह यार मतलब क्या कहते हैं खुद से पे करने की कोशिश करो, कोचिंग बढ़ा के खुद से करो। एक काम करो, अच्छा तुम लोग मतलब क्या कहते हैं इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं मम्मी का भी हाथ बढ़ाओ, मम्मी का भी काम कराने की कोशिश करो, है ना, ये सारी चीजें करो, है ना, मार्केट में जाओ सामान लेकर आओ मम्मी के लिए। तो क्या हुआ? कुछ पावर बांट दी जाएंगी। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि कुछ पावर दे दी गई कि मान लो कि ब्रदर्स को बोला गया कि एक काम करो कि मतलब क्या कहते हैं तुम कोचिंग ढूंढोगे कि कौन सी कोचिंग अच्छी, कौन सी कोचिंग अच्छी नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दोगे, ये सब हो गया। और मदर को ये बोला गया कि हाँ, सिस्टर्स को ये बोला गया कि हाँ जो मदर काम कर रही है, मदर के काम में हाथ बटाओगे, और उसमें तुम्हारा भी रोल चलेगा कि जैसे आज तुमने बोल दिया कि मम्मी आज मेरा ये खाने का मन है, तो तुम्हारा ये चीज बन रहा है। तो तुम देख रहे हो ना कि जैसे ही ज्यादा पॉपुलेशन हुई, तुमने अपनी जो पावर थी, जो सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी? फादर के पास थी, मदर के पास थी, फिर बच्चों के पास कुछ नहीं थी। तो वो पावर को क्या कर दिया गया? डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब जो एक पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही थी, फादर के पास जा रही थी, अब वही पावर टूट कर तुम्हारे किनके पास चली गई? बच्चों के पास चली गई। तो ठीक ऐसे अब इसी चीज को फैमिली को तुम अपना भारत मानो। भारत क्या है? भारत में जो सबसे मेन लोग हैं वो तुम्हारे कौन से? वो जो सेंटर में बैठी है, सेंटर में जो लोकसभा राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए, लोकसभा राज्यसभा वाले बैठे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो चीज सारी लेकर आते तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरे देश को संभालने की कोशिश करते हैं, ये चीजें। और फिर कुछ पावर तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। अब ये हुआ कि यार जब तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सारी चीजें बढ़ रही है, तो पूरा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो वो उस चीज को पूरा संभाल पा रहा है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट संभाल पा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जिस जगह एरिया में नहीं संभाला जा रहा है, वो चीज नहीं करा पा रहे हैं, तो उन एरियाज को फिर हमने और छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और फिर हमने उनको भी थोड़ी सी आजादी दे दी, एक तरीके से पावर दे दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी मतलब क्या कहते हैं एक अपनी गवर्नमेंट बना लो और सेट ऑफ रूल कर लेना, और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं फिर वहां टैक्सेस लेना, ये सब लेना, वो सब लेना, और अपने आप को चलाने की कोशिश करना, हम पे ज्यादा निर्भर ना होना। बाकी जो चीजें होंगी कि तुम टैक्स कैसा लगा रहे हो, है ना, ये सारी चीजें कैसा लगा रहे हो, वो हम सब चेक करते रहेंगे कि तुम ठीक तरीके से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, या फिर मतलब कुछ ज्यादा ओवर बर्डन नहीं तो कर दे रहे हो। तो तुमने क्या किया? तुम्हारी जो एक पावर थी जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ थी, जो सेंटर की तरफ थी, अब तुमने उसको मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, स्टेट के अंदर बांट दिया। तो एक तरीके से तुमने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अब पूरी पावर मतलब क्या कहते हैं सेंटर के पास नहीं जाएगी। तो इसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम लोग जब करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एरिया बन जाएंगे। तो जब एरिया बन जाएंगे, तो उन एरिया की गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। अब मुझे लोकल बताओ, गवर्नमेंट। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब नहीं भैया। नहीं क्यों? भैया। क्यों अमन, डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं भैया। नहीं है ना? तो चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। पढ़ो अमन। When power is taken away from center and state government and given to local government is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. समझ में आ गया ना? जो मैंने बताया एकदम वही चीज है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है ना।
समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो लोकल में तुम्हारे क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सेंटर को नहीं पता चल पाता, काफी बार स्टेट को भी नहीं पता चल पाता है। तो अगर हम एक ऐसी गवर्नमेंट बना देंगे तो जो वहाँ लोकल के हिसाब से चल रही है, वो लोकल के हिसाब से वो सारी चीजें हो रही है, तो वो फिर चीजें वहां के हिसाब से और अच्छे होने लगती हैं। तो जब हम उनको पावर देंगे तो एक तरीके से क्या पावर दे रहे हैं कि अब हम लोग छोटे लोग को पावर दे रहे हैं ना कि बड़े लोग को पावर दे रहे हैं। तो अगर हम छोटे लोग को पावर दे रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और किसी सेटअप जगह में अगर पावर दे देंगे तो एक तरीके से वहां एक नई गवर्नमेंट बन जाएगी और उस गवर्नमेंट को हम लोग बोल देते हैं लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, इतना आया? हाँ भैया। देखो इसको करने का फायदा यही है, फायदा ये है कि देखो वहां सेंटर वाले नहीं पहुंच पा रहे, वहां स्टेट वाले नहीं पहुंच पा रहे, लोकल की प्रॉब्लम लोकल वाले लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अगर वहां के लोग एक साथ बैठकर अगर किसी अपने आप को एक चुनाव करेंगे, वो बोलेंगे कि चलो आप हम पे रूल करो, आप टैक्सेस लगाओ, तो वो सारी चीजें करोगे, फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर ज्यादा हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम गंगा नदी के किनारे रहते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ये मान लो कि ये गंगा नदी निकलती है, ठीक है, हम लोग गंगा नदी के किनारे इधर साइड कहीं रहते हैं। अब गंगा नदी के किनारे हम लोग बाढ़ आता है, ये सब आती है वो सब आता है, सेंटर इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा, स्टेट इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर मान लो अगर सेंटर ध्यान नहीं दे पा रहा, स्टेट ध्यान नहीं दे पा रहा और हमको कोई काम करने दिया नहीं जा रहा वहां, तो हम कुछ अपने आप को प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अब ये बोला गया कि यार लोकल देखो यहाँ की प्रॉब्लम अलग ही चल रही है, इन लोग का अपना अलग ही सिस्टम है, बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावर दे देते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। टैक्स कलेक्शन कैसे स्टार्ट कर दिया कि अब बोर्ड से उधर जो जाएगा उसको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वहां की गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जब वहां की गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, तो उससे वो ब्रिज बना पाएगा, क्या कर पाएगा, वो तुम्हारा ब्रिज बना पाएगा। अब जैसे मान लो कि खदानें चल रही हैं, तो खदानें चलती थी तो पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट वहां से खदान से पैसा उठाता था और वो कहीं यहाँ इन्वेस्ट कर दे रहा है, कहीं वहां इन्वेस्ट कर दे रहा है, यहाँ कर दे रहा है। लेकिन अब क्या है कि वही खदान से तुम्हारा मतलब रेत की खदान से तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट भी उठा सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी बेच सकती है। तो मुझे बताओ अगर लोकल गवर्नमेंट वहां खदान की अगर तुम्हारी वो बेचेगी तो क्या पैसा उसके पास नहीं आएगा? अब अगर मान लो कि अगर उसके पास पैसा आएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसी पैसे को दोबारा वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा। तो उसको मालूम है ना कि उसके पास परेशानी क्या चल रही है। अगर उसको लगेगा कि अभी हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, तो उन्हीं पैसे से वो अपना स्कूल बना लेगा, उन्हीं पैसे से वो कर लेगा। तो यही चीज फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि लोकल में रहने वाले लोगों को लोकल की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से मालूम होती है। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम उन पे और अच्छे से पैसा खर्च कर पाएंगे, अगर हम उन पे उनको ज्यादा हम आजादी देंगे कि हाँ चलो ठीक है तुम इन चीजों पे रूल लेकर आ सकते हो। तो एक तरीके की उनकी गवर्नमेंट बनाना, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोल देते हैं लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं, या फिर हम लोग बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो चलो इसको पढ़ो, अमन पढ़ो बेटा। People have better knowledge of problem in their locality. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more effective, efficiently. Where at the एफिशिएंटली। local level, it is possible for the people to directly participate in the decision making. डिसीजन मेकिंग, तो मुझे बताओ इसका जो हमने ग्रीन कलर लिखा है इसका मीनिंग क्या है? भैया मतलब कि लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगी कि उनके इधर क्या हो रहा, तो वो लोग अच्छे से मतलब कि देख के अपने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, मतलब कि लगा पाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग लोकली ही डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं ना। डिसीजन मेकिंग लोकल कैसी है डिसीजन उनकी, मेकिंग। उसमें वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अभी तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी नहीं, वो उनकी खुद की गवर्नमेंट वहां है नहीं। गवर्नमेंट तो सेंटर में चल रही है, स्टेट में चल रही है, स्टेट वाले रूल बोल रहे वो बस काम कर दे रहे, ये चीज हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि लोकल गवर्नमेंट बन गई तो वहीं के लोग आ गए, तो अब अगर वहीं के लोग आ गए तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, ये चीजें हो पाएंगी। तो जब हम कभी भी छोटे से छोटे तबके लोगों को भी गवर्नमेंट बनाने का हिस्सा देते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो, आप अपने तरीके से चल सकते हो, बस ये होना चाहिए कि जो भी चीजें आप करोगे वो भारतीय कानून के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये जो क्वालिटी है ये एक डेमोक्रेसी की क्वालिटी है। ये क्या है तुम्हारी, ये एक डेमोक्रेसी की क्वालिटी, एक डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है कि जो बताता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, अपने आप की गवर्नमेंट एक होना अच्छा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम अपने सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देंगे तो इसका मतलब है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की मीनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। आ गया ना? तो ये जो मैंने येलो कलर का लाइन पढ़ा है इसको पढ़ो। This helps to inculcate a habit of democracy participation. Local government is the best way to raise one important principle of democracy, namely local self-government. है ना? बात वही मैंने बताई जो अभी तक मैंने बताई। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ, जब डिसेंट्रलाइजेशन इतना ही अच्छा है और तुम्हारे महात्मा गांधी भी यही चीजें बोल रहे थे, तो भारत आजाद होने के बाद तुरंत क्यों नहीं कर दिया गया? है ना? तुरंत कर देना चाहिए था। तुरंत कर देते तो और अच्छे से हो जाता। लेकिन हमने बहुत सारी कोशिश की, हमने करने की तो बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उस समय हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, पैसा नहीं था, इलेक्शन कराने के लिए वो पैसा नहीं था, वो सारी चीजें वो नहीं थी। तो हमको एक ऐसी टीम, हम मतलब क्या कहते हैं, हमको कुछ उस समय ऐसे लीडर चाहिए थे कि जो तुम्हारे लोकली ना तुम्हारे सेंटर पे रूल करे। और जैसे 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 सेंटर को मतलब क्या कहते हैं, सेंटर को समझ में आ गया कि हाँ अब हमारे पास पैसा हो गया, ऑरा हो गया है, औकात आ गई है, तो अब हम धीरे धीरे पावर को बांट सकते हैं। तो वरना डिसेंट्रलाइजेशन की तो हमने ताकतें बहुत अपनाने की कोशिश की। तुम्हारा तुम्हारा जब मतलब क्या कहते हैं, हमने क्या बोला, डिसेंट्रलाइजेशन कब आया था? 1976 में आया था कि नहीं आया था? मुझे बताओ। 1976 में, यही बोला ना मैंने, 1976 में आया था। लेकिन 1976 से पहले पहले ही आंध्र प्रदेश में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये पंचायत वाला सिस्टम चला करता था, पंचायत वाला चला करता था। तुम्हारा जो सबसे पहला स्टेट बना, जो मतलब क्या कहते हैं, जो पहला नागौर एक तुम्हारा करके एक मतलब क्या कहते हैं एक जिला है, नागौर तुम्हारा एक गांव है तुम्हारा राजस्थान में। तो 1976 के बाद तुम्हारा सबसे पहला गांव जिसने पंचायत को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मान लिया था कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, हम पंचायत बनाएंगे, पंचायत में मतलब क्या कहते हैं अपने लोग को इकट्ठा करेंगे और अपने लोग को अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ मतलब काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज हुई थी। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं मुझे बताओ? भैया दो, दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? म्यूनसिपालिटी। पंचायत म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपालिटीज, है ना? तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ देहात और शहर। देहात मतलब क्या होता है? विलेज। और तुम्हारा शहर का मतलब क्या होता है? सिटी होता है। तो एक स्टेट में ये दो चीजें पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? मुझे बताओ। पाई जाएंगी ना? हाँ भैया भैया। अब मुझे बताओ, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सिटी में होती है फिर तुम्हारी विलेज में होती है? विलेज में, विलेज में। पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होती है? सिटी में। सिटी में ज्यादा होती है। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा भैया होती है वहां हम लोग म्यूनसिपालिटीज को रखते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूनसिपालिटी रखते हैं। तो जब तुम लोग बड़ी क्लास में होगे ना, तब तुमको मैं बताऊंगा कि म्यूनसिपालिटी क्या होता है, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन क्या होता है, है ना? ये सारी चीजें बताऊंगा। फिर मैं तुमको कैंट वाला भी बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। और जो तुम्हारे विलेज में होती है वो होती है पंचायत। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट जो तुम्हारे विलेज में बन रही होगी, तो हम उसको किस नाम से पहचानते हैं? पंचायत से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं तुम्हारे? पंचायत से पंचायत से। पहचानते हैं। और अगर मान लो कि अगर लोकल गवर्नमेंट अगर तुम्हारी सिटी में बन रही तो हम किससे पहचानते हैं? किससे पहचानते हैं? म्यूनसिपालिटी से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? म्यूनसिपालिटी से पहचानते हैं। अच्छा म्यूनसिपैलिटी। मुझे बताओ, हम लोग जो गांव में जब चुनाव होते हैं तो गांव में किसको चुना जाता है? मुझे बताओ। सरपंच। सरपंच को चुना जाता है, प्रधान को चुना जाता है ना? इस तरीके के वर्ड याद आते हैं कि नहीं आते? तो ये सरपंच जो प्रधान होते हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं? पंचायत के पार्ट होते हैं, है ना? तो ये हो गया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं सिटी की बात करता हूँ, तो हमारे सिटी में जब इलेक्शन होता है तो हम लोग तीन लोग को चूज करते हैं। एक एमएलए को चूज करते हैं, एक हम लोग एमपी को चूज करते हैं, और एक और है। एक का नाम बताओ और। सभासद नाम सुना तुम लोगों ने कभी? सभासद। हाँ 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 वो हाँ। हमारे सभासद है, ये सब है। तो जो सभासद जो होता है वो तुम्हारा म्यूनसिपालिटी का ही मेंबर होता है एक तरीके से। तो मतलब जो हमने अगर सिटी के लिए अगर किसी को चुना है, किसी को लीडर बनाया है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं सभासद बोल देते हैं। और अगर हमने मान लो कि विलेज में अगर कोई पंचायत बनाया, पंचायत में अगर मतलब मान लो कि अगर किसी को लीडर बनाया, तो हम लोग उसको सरपंच बोल देते हैं, या फिर ग्राम सभा बोल देते हैं, ये सब बोल देते हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत होना कि अगर जैसे मैं बोल दूं कि लोकल गवर्नमेंट को अगर तुम्हें डिवाइड करना हो तो विलेज में कौन सी होगी और तुम्हारे सिटी में कौन सी होगी, तो तुम लोग बड़े आसानी से इस चीज को जान लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर जैसे मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, सेट ऑफ रूल तुम्हारा मतलब पंचायत भी लेकर आ सकता है, म्यूनसिपालिटीज भी लेकर आ सकता है, लेकिन ये किसके अंडर काम करेंगे? अंडर तो तुम्हारे फिर भी ये स्टेट के काम ही करेंगे, है ना? स्टेट के अंदर है। बस ये है कि इनको थोड़ी सी आजादी दे दी गई है। क्या दे दिया है? इनको थोड़ी सी आजादी दे दी गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना मुझे बताओ।
हाँ भैया। आ गया ना? तो ये देखो, अब जैसे इसको पढ़ो, जैसे ये स्टार्ट लास्ट से इसको पढ़ते चलो थोड़ा सा, इसको पढ़ो। अंश पढ़ो बेटा। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. टाउन है ना? अब आगे Panchayat, बढ़ो। panchayat in village and municipalities in urban area directly were set up in all states, but these were directly under the control of state government. Elections to these local government were not held regularly. Local government did not have any power or resource of their own. Thus, there was very little decentralization in effective terms. आप देखो, मैं तुमको बताता हूँ। जब हमारा भारत आजाद हुआ, भारत हमारा कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हो गया। Seven. हाँ, अब हमारे जो मतलब क्या कहते हैं, गांधी जी ने बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने अपना सेल्फ गवर्नमेंट किया। पंचायतें उस समय चल रही थी, पंचायतें चल रही थी, म्यूनसिपालिटीज का मतलब पंचायतें उस समय चल रही थी। लेकिन पंचायतों को उतना तजब्बू दिया नहीं जा रहा था, मतलब उनको उतनी पावर दी नहीं जा रही थी। पावर कैसे? मतलब उनका इलेक्शन टाइम से नहीं हो रहा, उनको सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए मतलब क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल लाने दिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं लाने दिया जा रहा? क्योंकि उनके ऊपर बैठा है स्टेट, और स्टेट की मनमानी चल रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सरकार तुम्हारी बीजेपी की है, और अगर मान लो कि बीजेपी तुम्हारे कास्टिज्म करती है ना, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, कास्टिज्म करती है। और मैं बोलता तो कि एक तुम्हारा एक ऐसा गांव है जहाँ तुम्हारे यादव रहते हैं, सारे यादव रहते हैं। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि भारत आजाद नहीं हुआ एक तरीके से, तो मुझे बताओ क्या इनको पावर देंगे कि तुम पैसा कमा लो? या इनको पावर देंगे कि चलो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्शन करा दे रहे या सब वो करा दे रहे? नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का अलग अलग सीन हो गया। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड कर दिया गया है, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लिया है कि तुम्हारी एक लोकल गवर्नमेंट होती है, और उस लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, पैसे कैसे कमाना है वैसे कमाना है। इलेक्शन उसका हर 5 साल में होगा। तो उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो किस किस चीज में कर सकता है? वो हाउस टैक्स लगा सकता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लैंड में टैक्स लगा सकता है, वो बैरिकेटिंग लगा के टैक्स इकट्ठा कर सकता है, वो सब कर सकता है। तो अब उस केस में स्टेट नहीं मना कर सकता किसी को। ये बोल देगा कि नहीं नहीं हम इलेक्शन नहीं करा देंगे, वो सब नहीं कराएंगे, नहीं। वो क्यों होगा? क्योंकि पंचायत वाले लोग फिर क्या बोलेंगे, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहां जाके डंडा खटखटाएंगे, बोलेंगे कि ये तुम्हारा ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये कायदे से काम नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अगर मान लो कि फिर भी हरकत करता है, तो फिर उसी स्टेट में फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में तुमको मैं सब बाद में बताया करूंगा। तो अभी जो मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ आ गया ना? तो अब ये देखो, यही चीज था। तो जब मान लो कि जब हमने अपने भारत को मतलब क्या किया, जब भारत आजाद हो गया, तो हमने पावर देने की कोशिश की, बट हम उतनी पावर दे नहीं पा रहे थे। तो बाद में एक ऐसा ही आया कि फिर हमने इस पूरे मतलब क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना दिया। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना देंगे, तब उसमें हम ज्यादा हरकतें कर नहीं पाएंगे। तो यही चीज हुआ। तो 1992 में हमने क्या किया, एक बड़ा स्टेप लिया जिसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना दिया, और हमने बोला कि एक तीसरी टाइप की हमारी डेमोक्रेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसको बोला जाएगा लोकल गवर्नमेंट। तो जब इस तरीके की हमने चीजें कर दी, तब क्या हो गया कि जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज बनेंगी, वो तुम्हारे टाइम टू टाइम बनेंगी। क्या बनेंगी? टाइम टू टाइम बनेंगी। जो भी सीट बांटी जा रही है इलेक्शन में, जो तुम्हारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर जो ओबीसीज को बांटी जा रही है, उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड्स बन रहे हैं, उन सारी सीट्स को रिजर्व करने के लिए जो लॉ दे रखा है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सबको माना जाएगा। जो तुम्हारे वुमेन को लेकर 1/3 जो पॉपुलेशन बोला जाता है कि जो तुम्हारे पंचायत में 1/3 पॉपुलेशन होगी, उन सबको माना जाएगा। ये सब क्यों माना जा रहा है अब? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ना? किसमें दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अब अगर ये सारी बातें नहीं मानी जाएंगी, तो फिर जो तुम्हारी औरतें हैं, या फिर मान लो कि जो तुम्हारे बेचारे जो लोअर कास्ट से आते हैं, या फिर जो मान लो कि मतलब है ना, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके डंडा खटखटाएंगे, बोलेंगी कि स्टेट हमको काम करने नहीं दे रहा है, ये सब करने नहीं दे रहा है। एक अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि ताकि इनका इलेक्शन बड़े आसानी से हो सके, और उसका नाम दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो, स्टेट में जो चुनाव होते हैं उनको कराता है इलेक्शन कमीशन, कराता है। उनको कौन कराता है? अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है,
तो मैं बोलूंगा कि बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और जो तुम्हारा लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उन सबको चुनाव को कौन संभालता है? तो तुम बोलते हो भैया उसको इलेक्शन कमीशन संभालता है। कौन संभालता है उसको? इलेक्शन कमीशन संभालता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत हो गया और म्यूनिसिपालिटी हो गया, तो वहां जब इलेक्शन होता है तो उसको कौन संभालता है? तो क्या उसको इलेक्शन कमीशन संभालता है या फिर उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन संभालता है? तो मुझे बताओ कौन सा संभालेगा? स्टेट इलेक्शन, है ना? तो स्टेट ये चीज इलेक्शन याद रखना कमीशन। कि जो लोकल गवर्नमेंट में जो तुम्हारी जो ये सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, मजाक नहीं कर रहा। ये वन कितना मतलब कितना मतलब क्या कहते हैं रिजर्व कर रखा है वुमेन के लिए, है ना? ये सारी चीजें उन लोगों ने पूछ रखा है, ये चीज है। फिर ये भी पूछते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे इलेक्शन जो कराएगा तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज का, वो कौन कराएगा? वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन कराएगा या स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा? तो ये चीज है। तो देखो एक इंस्टीट्यूशन भी बना दिया गया अब इन लोग के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या करेगा, हर एक स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज के इलेक्शन को कंडक्ट करेगा। क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो अब कुछ इस हिसाब से होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसको अपना कुछ पावर क्या करना पड़ रहा है, और कुछ पावर कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करना पड़ रहा है, शेयर करना पड़ रहा है। तो जब शेयर करोगे तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। और जैसे मान लो कि कुछ पावर किसी स्टेट में ज्यादा शेयर की जाती है, किसी स्टेट में कम शेयर की जाती है, तो उन स्टेट में ज्यादा शेयर की जाएंगी जहां तुम्हारी औरतें ज्यादा है, जहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लोअर कास्ट से, जो तुम्हारे बेचारे मतलब क्या कहते हैं डिप्राइव्ड क्लासेस है, वहां से आ रहे हैं, उनको ज्यादा पावर शेयर की जाएगी। और जहां मतलब क्या कहते हैं जहां उनकी पॉपुलेशन कम है, वो सब कम है, तो वहां थोड़ी पॉपुलेशन मतलब क्या कहते हैं शेयरिंग ऑफ पावर थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भले चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा हो, लेकिन जो पावर है कितनी देना कितना नहीं देना है, वो फिर भी स्टेट टू स्टेट डिफरेंट कर सकता है। लेकिन इलेक्शन होना, इलेक्शन में रिजर्वेशन देना, ये सब इन चीजों को कोई नहीं मना कर सकता। ये चीजें एकदम कंटेंस हो रखी, एकदम मतलब क्या कहते हैं, ये एकदम रेगुलरली ही चलेंगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो हाँ। अभी देखो ये इसको फिर मैं बताता हूँ, देखो है ना। अब जैसे मान लो कि लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जब हम लोग बोलते हैं पंचायत, तो है ना हम लोग उसको दूसरे नाम से पंचायती राज भी बोल देते हैं। तो अगर मैं पंचायत बोल रहा हूँ या फिर मैं पंचायती राज बोल रहा हूँ, तो बात दोनों की सेम है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि पंचायती राज तुम्हारी कहाँ चलेगी, तो जो पंचायती जो राज जो चलती है वो तुम्हारे गांव में चलती है। और ऐसा नहीं है कि एक गांव में एक पंचायत होती है, नहीं ऐसा नहीं है। काफी सारे गांव मिलकर एक पंचायत करते हैं, पंचायती होती है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लो कि तुम्हारे अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 10th क्लास में सेक्शन है, एक ABCDEF है, तो हम उनमें से किसी एक को हाउस कैप्टन बनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि तुम्हारे एक क्लास का एक ही हाउस कैप्टन होगा, दूसरे क्लास का दूसरा हाउस कैप्टन होगा, तो वैसा होगा। तो ठीक वैसे हमारे जितने भी स्टेट है, स्टेट में जो विलेजेस है, जैसे मान लो कि एक स्टेट में 100 विलेज है, तो 100 विलेज में 100 तुम्हारे पंचायत पंचायत नहीं होंगी। क्या होगी कि उन 100 को क्या होगा कि 10-10 तुम्हारे विलेज मिलाकर एक पंचायत हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो जब कभी भी मान लो कि अगर 10 गांव मिलाकर अगर एक पंचायत बन रही है, या फिर मान लो कि एक ही गांव में पंचायत हो जा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या फिर 3-4 गांव मिलाकर एक पंचायत हो रही है, तो जो हम उस तरीके के जो पंचायत बोलते हैं, हम लोग को बोल देते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोल देते हैं उसको? ग्राम पंचायत। ग्राम किससे वर्ड निकल कर आया? गांव से निकल कर आया। और पंचायत मतलब क्या होता है? बैठक होता है ना? बैठक हो गई। तो मतलब गांव की बैठक, और वो गांव की कौन सी बैठक? वो 3-4 गांव की बैठक जब एक साथ बैठती है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं पंचायती राज। ये मतलब वो जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा राज जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो पंचायत कर रही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? मुझे इतना बताओ। हाँ भैया, आ गया। आ गया ना? तो अब उसी पंचायत में क्या होगा कि कुछ लोग होंगे अलग अलग जगह से अलग अलग चुन कर आ रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर ये जगह थी, है ना, जैसे बहुत बड़ी जगह बना दी, इसमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 100 गांव थे। तो 100 गांव में हमने ये बोला कि 10-10 गांव आपस में मतलब आपस में मिलकर एक लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसको बोलेंगे पंचायती राज। क्या बोल देंगे? पंचायती राज। तो अब जैसे मैंने बोला कि हाँ चलो पंचायती राज हो गया, तो मैंने बोला एक गांव ये हो गया, दूसरा गांव ये हो गया, तीसरा गांव ये हो गया, चौथा गांव ये हो गया। तो हर एक गांव से एक वार्ड मेंबर चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? गांव, एक गांव से एक मेंबर चुना जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारे 10 गांव थे, हाँ, जैसे बना देता हूँ मैं तुम्हारे, ठीक है।
तुम्हारे ये क्या है, ये तुम्हारे 10 गांव है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारे 10 गांव है, और 10 गांव मिलकर मतलब क्या करते हैं, एक तुम्हारा ग्राम सभा बनाते हैं, या फिर क्या बना देते हैं, ग्राम पंचायत बना देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि इस ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं, तो हर एक विलेज से पहले एक इंसान चुनकर आएगा। तो जो उस विलेज से जो इंसान चुनकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं पंच। क्या बोल देते हैं, पंच। तो मुझे बताओ इस हिसाब से ग्राम पंचायत में टोटल कितने पंच होंगे। बताओ मुझे। ये एक ही होगा। मैंने बोला कि 10 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, और हर एक गांव से अगर एक पंच चुनकर आ रहा है, तो फिर पूरे ग्राम पंचायत में तुम्हारे कितने पंच होंगे। भैया फिर से बोलिए, क्या बोला आपने, मैं समझा नहीं। मैंने बोला कि तुम्हारे जैसे मान लो कि 10 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, और अगर एक गांव से एक पंच आ रहा है, तो तुम्हारे 10 गांव से कितने पंच, मतलब क्या कहते हैं, पूरे ग्राम पंचायत में कितने पंच आ जाएंगे फिर। 10। 10। 10 पंच आ जाएंगे, है ना। तो फिर यही 10 जो पंच आ गए, तो ये 10 पंच क्या करते हैं, आपस मतलब अपने में से ही किसी एक इंसान को चुनते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सरपंच बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सरपंच। तो तुम मतलब समझ रहे हो, देखो एक गांव में 1000 लोग होंगे, है ना। उन 1000 लोगों ने से किसी एक को चुना, दूसरे गांव में भी 1000 लोग होंगे, उन्होंने से भी एक को चुना। तो अगर मान लो कि 1000 लोगों ने एक को चुन को बोला, तो उनको बोल दिया हमने पंच बोल दिया। तो अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि 1000 1000 की अगर गिनती गिनूंगा, तो मैं बोल दूंगा 1 लाख लोग। तो जब 1 लाख लोग एक साथ आते हैं, तब हम उनको ग्राम पंचायत बोल देते हैं। लेकिन उस पूरे 1 लाख को कितने लोग संभाल रहे हैं, 10 लोग संभाल रहे हैं। और वो 10 लोग कहाँ से आ रहे हैं, एक एक गांव से आ रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन 1 1 हजार है। बाद में वो जो 10 लोग जो आ रहे हैं, जिनको हम लोग पंच बोल रहे हैं, वो पंच आपस में से ही किसी एक को चुनते हैं, जिसको बोलते हैं सरपंच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताऊं। बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि तुम्हारा स्कूल है ना, जैसे मान लो कि स्कूल, हाँ भैया, हाँ आप भैया। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है। और तुम्हारी क्लास का हेड कौन होता है, टीचर। टीचर होता है। तो ठीक वैसे इसको मान लो कि तुम्हारे क्लास का ये कौन है, तुम्हारे ये क्लास की क्लास टीचर है, जिनको हमने बोल दिया पंच बोल दिया। क्या बोल दिया, पंच बोल दिया। 5। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में टोटल 10 क्लासेस, मतलब 10 क्लासरूम है, तो तुम्हारे टोटल कितने टीचर हो जाएंगे, 10। 10 टीचर और हो 10 जाएंगे। का एक और एक्स्ट्रा 10 टीचर हो प्रिंसिपल। जाएंगे। अब उन्हीं उन्हीं टीचरों ने बोला कि यार किसी एक को हम लोगों को लीड करना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है यार, तुम एक काम करो, मतलब क्या कहते हैं यार, तुम प्रिंसिपल बन जाओ। तो मतलब प्रिंसिपल किस में से बन रहा है, उन्हीं टीचरों में से कोई एक बन रहा है ना। समझ हाँ में आ भैया। गई कि नहीं आ गई, उन्हीं टीचरों में से एक बन रहा है। तो ठीक वैसे यहाँ भी कंसेप्ट है। तो ग्राम पंचायत में जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं पंच। और वो जो पंच होते हैं, फिर वो अपने में से किसी एक को चुनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सरपंच। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो आ पंच का गया। जो जो अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये जो 100 लोग हैं, जो मतलब मान लो कि जैसे ये 1000 लोग हैं, इस गांव में जो 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग जब इलेक्शन में पार्ट करेंगे, पार्ट लेंगे, तो मुझे बताओ वो किसका चुनाव करेंगे, पंच का चुनाव करेंगे या सरपंच का चुनाव करेंगे, मुझे बताओ। पंच का। पंच का चुनाव करेंगे ना। वो डायरेक्ट तुम्हारा सरपंच का चुनाव नहीं करेंगे। सरपंच का चुनाव करने के बाद फिर किसके पास ताकत आ जाएगी, कि जिसको तुमने पंच चुना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गए ना। तो यही चीज है। तो ये बोल रहा है ना कि ये जो तुम्हारा गांव, ये जो तुम्हारा ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की अडल्ट पॉपुलेशन है, जो 18 साल से ऊपर के हैं, तो वो मतलब क्या कहते हैं, वही इलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट करके अपने पंच को भेजते हैं। बाद में वो सारे पंच मिलकर अपने एक सरपंच बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया ना। तो ये कुछ इस हिसाब से हाँ तुम्हारी भैया। डिसीजन मेकिंग बॉडी चल रही है। अगर मान लो कि अगर किसी तुम्हारे गांव में काम नहीं हो रहा होगा, तो गांव वाले सबसे पहले किसके डंडा करेगा, पंच के करेंगे। कहेंगे साले पंच, तुमको हमने चुनाव, तुम्हारा चुनाव हुआ, तुमको चुनाव में जितवाया ये सोचकर कि तुम हमारे गांव का भला करोगे, और तुम साले मतलब क्या कहते हैं, चाटुकारिता कर रहे हो पंचायत सरपंच की जाके। ये नहीं चलेगा, वरना अगर चलेगा तो अगली बार मैं तुमको चुनाव में बैठने नहीं दूंगा। तो इस तरीके से होता है। तो पंचायत तुम्हारी इस तरीके से वर्क करती है, कि कैसे एक तुम्हारी ग्राम सभा सुपरवाइज्ड हो रखी है। किससे सुपरवाइज्ड हो रखी है, वहां की पॉपुलेशन से सुपरवाइज्ड हो रखी है। वहां की पॉपुलेशन चुनती है पंच को, और पंच सुनते हैं तुम्हारे सरपंच को, है ना। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो इस तरीके से सुपरविजन हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। हाँ अच्छा भैया। मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि मैंने तुमको ये, जैसे मान लो कि 1000 लोग जो ये हैं,
हजार लोग जो छठे वाले इस गांव के, क्या मान लो कि इस गांव का तुम्हारा पंच को चुन पाएंगे, सातवें वाले का? बताओ मुझे। क्या चीज अगर भैया? जैसे मान लो कि तुम्हारे ये छठे गांव से हजार लोग चुनकर एक पंच भेजता था, लेकिन अब मुझे बताओ, क्या ये मान लो कि छठे गांव में जो हजार लोग हैं, क्या ये सातवें वाले जो हैं, क्या उसको पंच को चुनने की उनकी औकात है? मतलब क्या उनको वो कर सकते हैं? नहीं भैया। नहीं कर सकते ना। तो इस चीज को भी याद रख लेना कि जो तुम्हारे विलेजर्स हैं, जो विलेज में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो केवल वो अपने ही पंच को चुन सकते हैं, जहां का उनका मतलब कार्ड बन रखा है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो वोटर्स हैं, और ये जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग चल रही पंच के द्वारा, सरपंच के द्वारा, ये जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही, ये ग्राम पंचायत सही से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हर 2 से 3 साल में चेक किया जाता है। उसका एनुअल बजट निकाला जाता है कि ग्राम पंचायत सही से काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, या जो ग्राम पंचायत जो अपने वादे कर पा रही है, कर नहीं कर पा रही है। तो ये जितने भी ग्राम पंचायत में जो बोले जा रहे हैं, जो मान लो कि तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग सड़क बनवाएंगे हर एक गांव में, तो अब अगर मान लो कि हर एक गांव में सड़क बनवाएंगे, तो जिम्मा किसके पास आएगा? सबसे पहले आएगा सरपंच के पास आएगा। फिर सरपंच क्या करेगा? फिर सरपंच उसी काम को पंच वालों को दे देगा कि तुम अपने गांव का रक्षा करना, तुम इतने अपने गांव की रोड इतना बनवाने में करना, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मान लो कि ग्राम पंचायत में तुम्हारे पास वो आई, तुम्हारे पास कोई सड़क योजना आई, और तुम्हारे सरपंच ने बोला कि हम पैसा पूरा मान लेंगे, हम किसी रोड रोड नहीं बनाएंगे, या फिर मान लो कि आधे से ज्यादा पंच को खरीद लिया और कुछ पंच को छोड़ दिया, आधे गांव में मतलब कुछ गांव में रोड बनवाई, कुछ गांव में रोड नहीं बनवाई, तो फिर क्या होता है? फिर इस तरीके की चीजों में हर 2 से 3 साल में उस गांव में जाके एनुअल बजट बनाया जाता है, देखा जाता है कि इस गांव को कितने पैसे की जरूरत है, या फिर मान लो कि अगर कोई चीज लेकर आई गई है, तो फिर वो ग्राम पंचायत ने कैसा परफॉर्म किया है, ये वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया कि नहीं आ हाँ गया? भैया। बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ा हार्ड नहीं है। लेकिन 2 3 4 5 जब 10 15 बार जब मैं तुम लोग को पंच, सरपंच, सभासद, जब इस तरह के जब मैं तुम लोग को वर्ड बोलूंगा ना, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम लोग को पहले क्या पता, मालूम ही ना हो ये सारी चीजें, कि मतलब क्या कहते हैं कि मंडल क्या होता है ना, ये सब मतलब क्या कहते हैं, सरपंच क्या होता है, पंच क्या होता है, मालूम था ये सब? भैया ये सब तो पता था, पंचायत वाला। पंचायत वाला ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे अभी मतलब क्या कहते हैं म्यूनसिपालिटीज में जानेंगे कि म्यूनसिपालिटीज क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है ना, ये सब क्या होता है तुम्हारा। हम इन सब के बारे में समझेंगे। जिला परिषद क्या होता है, उसमें एमएलए एमपी वाला कैसा रोल आ जाता है, इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं तुमको थोड़ा और सब बताऊंगा, लेकिन आज जो मैंने तुमको पंचायत का एक छोटा सा एक मतलब डेमो देने की कोशिश की, वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताऊं। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, एकदम छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? यहाँ मैंने पूछा नहीं है कि क्या होता है, बस मैंने ये पूछा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया? तो तुम यहाँ बताओगे कि इंडिया में जो पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, वो उनको लोकल गवर्नमेंट में किया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हाउ वी इलेक्ट सरपंच फ्रॉम हाउ वी इलेक्ट सरपंच इन ग्राम पंचायत ना, क्या बोलेंगे, इन ग्राम पंचायत, ठीक है? ये हो गया, इन ग्राम पंचायत। अब मुझे बताओ, इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो? नहीं भैया। नहीं है ना? पक्का? लास्ट वाला कुछ नहीं है, लास्ट वाले में ये है कि पंचायत की तुम्हारा सरपंच कैसे चुना जाता है, उसके बारे में तुमको बताना है। तो बस यही बोल देना कि जो तुम्हारा ग्राम पंचायत जो बनती है, वो 2 4 गांव को मिलकर बनती है। तो अगर मान लो कि 2 4 गांव को मिलकर बनती, तो हम हर गांव से पहले एक पंच को चुनते हैं, और फिर वो सारे पंच मिलकर एक साथ सरपंच को चुनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? आ गया ना? तो बस यही चीज था वो। तो चलो ठीक है। अब ये बताओ, आज स्कूल जाओगे तुम लोग? अमन, लीव कर दिया उसने?